जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम ये हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पश्तो होगा, रोमन होगा, जापानी होगा या फिर अरबी हो जाएगा। तो बात कर लें यहां पर अखरोट की, तो अखरोट जो है ये पश्तो भाषा का शब्द है। किसका है? तो पश्तो भाषा से आया अखरोट। जरूर ध्यान रखें, यहां पर प्रश्न पूछा जाता है अरबी भाषा। तो मुहावरा जो है कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। मुहावरा की बात कर लें तो ये अरबी भाषा का शब्द है। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बात कर लें सर्वनाम के कितने भेद होते, तो सभी को पता है, कई बार हमने आपको बताया है सर्वनाम के 6 भेद होते। कितने? तो 6 भेद होते। अगर आपसे एग्जाम में टोटल संख्या की बात कर ली जाए कि सर्वनाम की टोटल संख्या कितनी है, तो 11। कितनी? तो 11। जरूर ध्यान रखें। जो की बात करें तो जो संबंधवाचक में जाएगा। किसमें? तो जो सो जो होता ये संबंधवाचक सर्वनाम होता। जरूर ध्यान रखें। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर लें तो यह वह हो जाएगा। निजवाचक में आप हो जाएगा। ध्यान रखें, निजवाचक में क्या हो जाएगा? तो आप हो जाएगा। पुरुषवाचक में मैं हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुप्रयोग, प्रयोग या फिर सदुपयोग। तो राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करते रहें। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना यानी कि किसी वस्तु को जब हम व्यवहार में लाएंगे तो क्या करेंगे? तो उसका हम प्रयोग करेंगे। यानी कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय हो जाएगा प्रयोग करना। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? सर्वप्रथम बात कर लें समास की, तो समास के कितने प्रकार होते? तो 6। कितने? तो 6 होते। जरूर ध्यान रखें। यहां पर द्वंद्व समास दिया हुआ है, वो वीर समास है, द्विगु समास है और तत्पुरुष समास है। तो बात कर लें जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या? तो तत्पुरुष समास कहते हैं। जरूर ध्यान रखें। द्विगु समास की बात करें तो यहां पर पहला पद आपको संख्यावाची मिलेगा। बहुवीर समास की बात करें तो यहां पर दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा होता है। जितना भी भगवान जी का नाम होता सभी बहुवीर समास में जाता। कई बार हमने आपको बताया है। द्वंद्व समास की बात कर लें तो यहां पर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते। क्या? तो दोनों पद प्रधान होते, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते। जैसे रात दिन हो गया। क्या? तो रात दिन हो गया, बीच में योजक चिन्ह लगेगा, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। तो इस प्रकार ध्यान रखना है ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप निश्चित ही सही करके आए। अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम या फिर संबंध सर्वनाम। तो यहां पर बात कर लें तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से जब बनेंगे, जब मेल से बनेंगे तो क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। क्या? तो संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। तो जिसने भी यहां पर थर्ड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, उसमें जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए तो उन सभी का हम कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे। उनसे जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट के प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस सेशन में जुड़े, बहुत फायदा होने वाला है आपका। आप 100% स्कोर करके आएंगे। ध्यान रखना है। तो जिस प्यारे दोस्त ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़े और राइट आंसर कमेंट करके करते रहें। अंत में कमेंट करके बताएं टोटल स्कोर आपका कितना बना, कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे। तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द में जो है कौन सा अव्यय पूछा गया? भर विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, निपात या फिर संयोजक हो जाएगा। तो
तुम दिन भर घूमते हो, क्या करते हो? तो दिन भर घूमते हो। तो यहां पर भर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो निपात हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें, तुम दिन भर घूमते रहते हो। प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो भर पूछा गया था, तो भर जो हो जाएगा ये निपात हो जाएगा। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें। नेक्स्ट, मेरे हाथ में लेखनी है वाक्य में कौन सा प्रसर्ग है? क्रम, अपादान, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक। कई बार हमने आपको बताया कारक, प्रसर्ग को कारक ही बोलते, क्या? तो कारक को ही प्रसर्ग बोला जाता है, ताकि एग्जाम में प्रश्न बने तो आप कंफ्यूज ना हो कि प्रसर्ग पूछ लिया है क्या है। तो ध्यान रखें, कारक को ही प्रसर्ग भी कहा जाता है। तो मेरे हाथ में लेखनी है, मेरे हाथ में, तो स्थान का बोध करा। मेरे हाथ में कहाँ पर है लेखनी? तो मेरे हाथ में है। और मैं जो होता, कई बार बताया, में और पर, में और पर ये क्या होता? तो ये कारक चिन्ह जो होता है ये अधिकरण कारक का होता। किसका? तो अधिकरण कारक का होता। ध्यान रखें, कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या होता? तो को हो जाएगा। कर्म का जो कारक चिन्ह हो जाएगा को हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान का क्या हो जाएगा? तो के लिए हो जाएगा। ध्यान रखें, क्या? तो के लिए हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें, कारक चिन्ह जो संप्रदान का हो जाएगा के लिए हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, संबंध काकी के, अपादान की बात कर लें तो से, और अपादान उसमें अलगाव होगा, तुलना की गई होगा, डर का माहौल होगा। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें, ताकि प्रश्न बनता है कारक से निश्चित ही प्रश्न बनेगा, और बनेगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल या फिर वाक्य। तो यहां पर जब समय का दिया हुआ है, समय की बात कर रहा, तो निश्चित है काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि अगर आप दिमाग लगाएंगे तो वो आपसे गलत नहीं होंगे, क्योंकि उसका जो आंसर है वो प्रश्न में ही छुपा होता है। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय, और जब समय दे दिया तो निश्चित है काल हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते? तो यहां पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहें, 2, 3, 5 या फिर 6। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, पूरे ध्यान से प्रश्न पढ़े तो 3 लगा करके आना। कितने? तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते ये 3 होते। कितने? तो 3 होते। जरूर ध्यान रखें। और जब सिंपल पूछा जाए कि संज्ञा के जो है संज्ञा के कितने भेद होते, या फिर पूछ लिया जाए रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते, तो 5 भेद होते। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जब व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो 3 लगा देना, और जब रचना के आधार पर पूछा जाए तो 5 लगा देना। राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा विशेषण है? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। गुणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो गुणवाचक क्रिया विशेषण की बात कर लें तो इसमें कोई गुण की बात तो की नहीं गई है, प्रतिदिन में कोई गुण की बात तो है नहीं। परिमाणवाचक में कोई नाप तौल तो प्रतिदिन में है नहीं। कालवाचक में क्या हो जाएगा? तो बताएं आप लोग कमेंट करके। तो कालवाचक किस में जाता? तो समय। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन में समय जरूर है। प्रतिदिन कितना? प्रतिदिन कैसे बता रहा? समय का बोध करा, प्रतिदिन खेलता है। क्या करता है? तो प्रतिदिन खेलता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन किस में जाएगा? तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। स्थानवाचक, यहां पर कोई स्थान की बात तो की नहीं गई है, इसलिए यहां पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग हमने कई बार आपको बताया है कि अच्छा अच्छी लगा करके, मेरा मेरी लगा करके, इस प्रकार रहा है रही ही लगा करके देख सकते हैं कि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो दीमक, दीमक क्या होगा? दीमक लग गई। बोलते क्या है कि दीमक लग गई। रात हो गई, रात हो गई। वर्षा हो रही है। ये तीनों क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जबकि विधुर, विधुर आ रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा विधुर। ध्यान रखना, इस प्रकार गलती बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तब वह क्या बन जाता है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या फिर क्षेत्रीय रूप।
तो यहाँ पर अगर बात करें कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तब वह क्या बन जाता है। तो जिसने भी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन उपभाषा का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा, वो अपने 1 नंबर यहाँ पर ऐड कर सकता है। आप लोग कमेंट करके अंत में बताना कि 25 प्रश्न में आपके कितने मार्क्स बने, आप कितने प्रश्न सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं। आगत, ऊष्म, अंत्यस्थ या फिर अयोगवा। तो जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में होती है और ना व्यंजन में होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो अयोगवाह कहते हैं। क्या, तो अयोगवाह कहते हैं। कौन कौन सा होता, तो अंक 2 होते अयोगवाह। क्या, तो अंक और आहा। क्या, तो अंक और आहा ये दोनों होते, ये अयोगवाह होते, ध्यान रखना है। अंत्यस्थ की बात कर लें तो 4 होते, यारा लावा। क्या, यारा ला और वाह। अंत्यस्थ होते, ऊष्म भी कितने होते, तो 4 होते। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। आपको बताना है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में। कितने, तो 2 वर्गों में बांटा गया है। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन 2 का चयन किया है वो अपने नंबर 1 जरूर ऐड कर सकता है। नेक्स्ट, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किस प्रार्थना पत्र किसे लिखेंगे। प्रश्न पूछा गया, आयकर में माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे आप। प्रशासन अधिकारी को, संपादक अधिकारी को, आयकर अधिकारी को या फिर संपादन अधिकारी को। तो कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताएं। तो आयकर से माफी के लिए जब आपको प्रार्थना पत्र लिखा है तो सिंपल है, आप आयकर अधिकारी को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, तो आयकर अधिकारी को लिखेंगे। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बना था इसलिए हमने लिया है। तो ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग लगाना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हेमतरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है। दिनकर का, राम कुमार वर्मा का, माखनलाल चतुर्वेदी का या फिर भगवती चरण शर्मा का। तो बात करें हिमतरंगड़ी, कई बार हमने आपको बताया है ये किसका है, तो माखनलाल चतुर्वेदी का है। किसका, तो हिमतरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है, तो माखनलाल चतुर्वेदी का हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का यहाँ चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। बादल की मृत्यु, एक घूंट, कारवा, भोर का तारा। तो आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बादल की मृत्यु। क्या, तो आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है, तो बादल की मृत्यु को पहला एकांकी माना जाता है आधुनिक ढंग से, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है। विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। बात करें यहां पर केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ, तो विज्ञान गीता जो है ये केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ। ध्यान रखना, गलती नहीं करना। लोग लगा करके रामचंद्रिका आ जाते हैं। क्या, रामचंद्रिका लगा जाते हैं और पूरी तरीके से गलत होता ये। तो यहां पर ध्यान रखना, केशवदास द्वारा रचित जो आध्यात्मिक ग्रंथ हो जाएगा ये विज्ञान गीता है। क्या, तो विज्ञान गीता है केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ, जरूर ध्यान रखें। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। हमने सोचा है कि जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने उनको सबका रिवीजन करवा दिया जाए, प्रैक्टिस सेट में एक एक प्रश्न लेकर के सभी को खत्म कर दिया जाए। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आप भी प्लीज वीडियो को लाइक करें। यहां पर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से माना जाता है। 1850 से, 1750 से, 1700 से या फिर 1900 से। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 1850 से। कब से, तो 1850 से, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मनाही, वैधता, सोना, खुशी। तो हमने आपको कई बार बताया भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते हैं, इसे आप प्लेट में नहीं परोस सकते। ध्यान रखें, जिसे आप प्लेट में ना परोस पाएं, जिसे आप छू नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा होती, केवल आप अनुभव कर सकते हैं। तो मनाही क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा है। विद्वता ये भी भाववाचक संज्ञा है।
और सोना की बात कर लें तो ये द्रव्यवाचक हो जाएगा, क्योंकि इसे आप छू सकते हैं, इसे आप प्लेट में रख सकते हैं, तो सोना क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। खुशी की बात कर लें तो ये भी क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। तो ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तालव्य है तो बताना है आपको। गा, झा दिया हुआ है, ना है और माँ है। तो गा किस में आता, तो का वर्ग में आता। तो जो का वर्ग के जितने भी अक्षर होते, का वर्ग के जितने भी होते, ये किस में जाएंगे, तो कंठ होते। क्या होते, तो कंठ होते का वर्ग के अक्षर। झा की बात कर लें तो झा, चा, छा, जा, झा, चा वर्ग के जितने भी होते ये तालव्य में जाते, तो झा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो तालव्य हो जाएगा। ना की बात करें तो ता, था, दाधाना, क्या, ता, था, दाधाना, तो ये दंत में जाएगा। ता जो है, ता वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे, ता वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे ये किस में जाएंगे, तो दंत में जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और पा, फा, बा, भा, मा, तो पा वर्ग के जितने भी हैं ये ओष्ठ में। क्या, जब आप पा, फा, वा, भा बिना ओठ को स्पर्श करें, आप दोनों को मिला करके भी नहीं बोल सकते पा, फा, भा, तो ये किस में जाएंगे, तो जो है ओष्ठ में जाएंगे। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द बताएं। सर्वज्ञ, सर्वस्व, सर्वत्र, ज्ञानी। तो जो सब कुछ जानता उसको सर्वज्ञ बोलते। क्या, तो जो सब कुछ जानता उसे सर्वज्ञ बोलते। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। जो सब कुछ जानता उसे सर्वज्ञ बोलते, ध्यान रखें। तो राइट आंसर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, अहिरण का समानार्थी शब्द क्या होगा? कुरंगम, तरंग, नंदन या फिर अबुध। तो अहिरण का जो समानार्थी शब्द होगा ये कुरंगम होगा। क्या, तो कुरंगम हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनी होती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनी होती है? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या फिर 6 प्रकार। तो राइट आंसर यहां पर 5 प्रकार से हो जाएगा। ध्यान रखें, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनी होती है? तो 5 प्रकार की बनी होती है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अंत में कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए। रोहन चाय पीकर बैठ गया में क्रिया का कौन सा भेद है? प्रेरणार्थक, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। तो रोहन चाय पीकर बैठ गया, पहले चाय पिया फिर बैठ गया। तो जब एक क्रिया समाप्त हो और दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो क्या होता है, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होता है। ध्यान रखना, जब एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दी जाए तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होता है। ध्यान रखना। प्रेरणार्थक की बात करें, जब किसी दूसरे से काम करवाए, जैसे कि हो गया कि तुम अपने मम्मी से कपड़े धुलवाते हो, तो क्या हो जाएगा, यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जब आप दूसरे से काम करवाएं, जब आप दूसरे से काम करवाएं तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, 25 प्रश्न हमने लिए थे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, स्कोर अपना बता करके ही जाना कि 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको जो सारी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।